नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एमपीसीएस। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है लोकसभा अध्यक्ष के पद से संबंधित है। क्या है लोकसभा अध्यक्ष की के कार्य, क्या है उसकी शक्तियां और क्यों यह पद वर्तमान में चर्चा में है। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक जिसको डिस्कस करेंगे वह दैनिक जागरण के संपादकीय के अंतर्गत राजकुमार सिंह के द्वारा लिखित जो लेख है उस पर आधारित है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में लोकसभा के जो चुनाव थे वो संपन्न हुए हैं। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष का चयन किया जाना अगली लोकसभा की अगला कदम होगा। लेकिन इस बार राइटर ये कह रहे हैं कि देखिए, अभी तक का ये इतिहास रहा है कि जो लोकसभा अध्यक्ष का पद था वो सर्वसम्मति से उस पद पर व्यक्ति को चुना जाता था, परंतु इस बार हो सकता है कि जो विपक्ष है वो उपाध्यक्ष पद की मांग करे और ऐसा नहीं होने पर वह लोकसभा अध्यक्ष के लिए अपना प्रत्याशी खड़ा कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह भारतीय इतिहास में पहली बार होगा जब लोकसभा अध्यक्ष को सर्वसहमति से न चुन के उसके लिए चुनाव होगा। तो इसी आलोक में लोकसभा अध्यक्ष पर जितने भी प्रश्न बन सकते हैं अथवा उसके विषय में एक समग्र सोच निर्मित करने के लिए आज के अपने डिस्कशन को हमने शुरू किया है। इसमें हमने आर्टिकल के बिंदुओं को डिस्कस करने के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण जो स्टैटिक पोर्शन हैं लोकसभा अध्यक्ष से रिलेटेड और सर्वोच्च न्यायालय के कोई अगर वाद है तो उसको भी समाहित कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने डिस्कशन की। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें लोकसभा अध्यक्ष की तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 यानी 93 में वर्णित है। क्या कि लोकसभा स्वयं अपने सदस्यों में से ही अपने अध्यक्ष का चयन करती है। अगर मान लीजिए लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तो पीठासीन अधिकारी यानी लोकसभा अध्यक्ष की जो भूमिका है वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके कार्यों के कारण ही यह भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्य सदन का संचालन करना होता है। अगर मान लीजिए सरकार संकट में हो, है ना, जैसे किसी संवेदनशील मुद्दे पर बहस करनी हो या सरकार अगर संकट में हो, अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाना हो, तो ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी दल में बगावत हो जाए अथवा विभाजन की स्थिति में दल बदल के आधार पर निर्णय लेने का कार्य भी लोकसभा अध्यक्ष का होता है। अगर हम बात करें सरकार के संकट की या अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की, तो देखिए 1999 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी वो मात्र एक मत से गिर गई थी और बड़े ही नाटकीय अंदाज में वो गिरी थी, क्योंकि जो अन्ना द्रमुक है तमिलनाडु की पार्टी, उसने एनडीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। तो तत्कालिक वाजपेयी सरकार ने स्वयं लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए प्रस्ताव पेश किया। अब मतों की जो गिनती थी ना वो बिल्कुल बराबर हो रही थी, पक्ष में भी और विपक्ष में भी। लेकिन उस समय क्या हुआ था कि एक कांग्रेस के सांसद थे और वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन चुके थे, लेकिन तत्कालीन स्पीकर ने उन्हें इस विषय में क्या किया कि मतदान करने की अनुमति दे दी, जिससे कि वाजपेयी सरकार गिर गई और मात्र एक मत से गिर गई। तो आप देख सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष की कितनी बड़ी भूमिका होती है। देखिए, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हो या पीठासीन अधिकारी अगर हम कहें तो उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वो दलगत राजनीति से परे होकर अपने कार्य को निष्पक्ष रूप से संचालित करें, क्योंकि जो लोकसभा अध्यक्ष है वह लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है, किसी दल का प्रतिनिधित्व नहीं करता। अतः
लोकसभा अध्यक्ष से यह अपेक्षा है कि वो दलगत राजनीति से परे होकर निष्पक्ष रूप से सदन के संरक्षक की भूमिका का निर्वहन करें। राइटर ये कह रहे हैं, देखिए आज तक के इतिहास में, भारतीय इतिहास में पीए संगमा, सोमनाथ चटर्जी जैसे बहुत कम लोकसभा अध्यक्ष हुए हैं जिनकी जो निष्पक्ष भूमिका है वो देखने को मिली है। राइटर उदाहरण दे रहे हैं नीलम संजीव रेड्डी का। देखिए 1967 में जब नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए, कांग्रेस के सांसद थे वो, और लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए, तो उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। उनका मानना था कि स्पीकर को किसी दल का सदस्य नहीं होना चाहिए। 1977 में वो दूसरी बार अध्यक्ष बने और फिर बाद में जाकर वो निर्विरोध राष्ट्रपति भी बने। तो यहाँ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि ऐसे कौन से भारतीय राष्ट्रपति हैं जो पहले लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, तो उसका आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी, और ये 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, ये भी ध्यान देने की बात है। ठीक है, उसके बाद 2008 में देखिए भारत सरकार ने अमेरिका के साथ परमाणु संधि की थी, और उस समय माकपा यानी मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के जो सांसद थे वो लोकसभा स्पीकर के पद पर आसीन थे। लेकिन मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसको रूस और चीन समर्थित पार्टी माना जाता है। इसका जो झुकाव है उसका वो इस तरफ है कि रूस के साथ और चीन के साथ हमें संबंधों को मजबूत करना चाहिए, ना कि अमेरिका के साथ। तो इस आधार पर माकपा ने तत्कालीन भारत सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, और इसके विरोध के फलस्वरूप उन्होंने अपेक्षा की थी जो उनके सदस्य हैं ना, उनके दल के सदस्य सोमनाथ चटर्जी जो उस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे, कि वो इस्तीफा दे दें। लेकिन सोमनाथ चटर्जी ने स्वयं को दलगत राजनीति से ऊपर बताते हुए इससे इनकार कर दिया। इसके फलस्वरूप उन्हें माकपा से निलंबित कर दिया गया। तो ऐसे बहुत कम लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं कि जिन्होंने अपने कार्य के निर्वहन में निष्पक्ष तौर पर कार्य किया हो, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, अथवा दलीय हितों को प्राथमिकता उन्होंने ना दी हो। लेकिन वर्तमान में विडंबना क्या है कि स्पीकर का पद जो है वो दलगत राजनीति का अखाड़ा बन गया है। और क्यों अखाड़ा बन गया है? क्योंकि विपक्ष भी अब स्पीकर पर विश्वास नहीं रखता। उसको लगता है कि अगर अमुक पार्टी का व्यक्ति स्पीकर के पद पर चयनित होता है तो उसका फ़ायदा अमुक पार्टी ही उठाएगी, ना कि उसके दल को भी कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो ये था आर्टिकल के बिंदु। लेकिन अब हम लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार, शक्तियां और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी स्टैटिक पोर्शन के जो बिंदु हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार और शक्तियों की अगर हम बात करें तो इनको निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष को सबसे पहले प्रशासनिक शक्तियां संविधान द्वारा दी गई हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा सचिवालय का प्रशासनिक प्रधान होता है। लोकसभा सचिवालय का प्रशासनिक प्रधान होता है, और लोकसभा महासचिव की नियुक्ति भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और लोकसभा महासचिव जो होते हैं ये एक वरिष्ठ प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है जो सदन के कार्य संचालन में स्पीकर की सहायता करते हैं, है ना। तो प्रशासनिक मामलों पर नियंत्रण जो होता है वो किसका होता है? लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष का। अगर अर्ध न्यायिक शक्तियों की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दल बदल अधिनियम के आधार पर सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण जो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, और ये उनकी एक अर्ध न्यायिक शक्ति है। सदस्यों का निलंबन, अगर मान लीजिए सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए और मर्यादा बनाए रखने के लिए कुछ सदस्यों को निलंबित करना पड़े, अगर मान लीजिए कुछ सदस्यों का व्यवहार इस तरह का है कि वो नारे लगा रहे हैं और मर्यादा विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, मर्यादा विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के पास ये अधिकार होता है कि उन सदस्यों को निलंबित कर सके। और बराबर अगर मान लीजिए किसी मुद्दे पर वोटिंग हो रही है सदन के अंदर लोकसभा में, तो बराबर मत होने की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार किसको होता है? लोकसभा अध्यक्ष को होता है। ठीक है, सदन का संचालन भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि सदन के संचालन के दौरान जैसे स्थगन का अगर निर्णय लेना है तो वो कौन लेते हैं? लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। स्पीकर को संबोधित करते हुए ही कोई सदस्य
प्रश्न पूछ सकता है सदन में अथवा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। स्पीकर की अनुमति, स्पीकर अर्थात लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना जो सदन की कार्यवाही है वो संभव नहीं होती। महत्वपूर्ण समितियों का पदेन सभापति होता है लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण समितियों का, सभी समितियों का नहीं, महत्वपूर्ण समितियों का पदेन सभापति कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। और जो विभिन्न समितियों होती हैं उनका गठन भी लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है। और समितियों के जो महासचिव होते हैं उनको नियुक्त कौन करता है? उनको नियुक्त भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। इसके अतिरिक्त और क्या अधिकार हैं, क्या शक्तियां हैं लोकसभा अध्यक्ष की? अगर मान लीजिए संयुक्त अधिवेशन अगर बुलाना पड़ता है तो संयुक्त अधिवेशन की, लोकसभा और राज्यसभा का अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाना पड़ता है तो उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। साथ ही लोकसभा में जो सदस्य हैं उनको संविधान में कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। तो सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा का दायित्व भी किसका है? लोकसभा अध्यक्ष का है। तो ये सारी लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां थी, उसके अधिकार थे। अब देखिए दल बदल कानून जो होता है ना, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि अर्धन्यायिक शक्ति है ना, लोकसभा अध्यक्ष को अर्धन्यायिक शक्ति है दल बदल कानून में। तो दल बदल कानून को लेकर जो स्पीकर का निर्णय है वो कई बार विवादों के घेरे में रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लोकसभा स्पीकर का जो निर्णय होता है दल बदल के संबंध में वो निष्पक्ष ना होकर दलीय हितों से प्रेरित होता है, क्योंकि इसके माध्यम से लोकसभा अध्यक्ष को यह शक्ति होती है कि वह अयोग्यता का निर्धारण कर सकें, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही फेमस वाद है 1992 का कीहोतो होलोहान वाद। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारित किया कि विधानसभा अध्यक्ष हो अथवा लोकसभा अध्यक्ष हो, जब वो किसी भी सांसद अथवा विधायक की अयोग्यता का निर्धारण करते हैं दल बदल कानून के आधार पर, तो उनकी जो भूमिका होती है वो एक अधिकरण की भूमिका होती है, वो एक अधिकरण की भूमिका में होते हैं। इसलिए स्पीकर के जो निर्णय हैं उसका न्यायिक पुनरावलोकन संभव है। ठीक है, क्योंकि स्पीकर उस समय क्या है? अर्धन्यायिक भूमिका में है। और अयोग्यता का निर्धारण जो है वो लोकसभा या विधानसभा की प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि आपको यह भी ज्ञात होगा कि भारतीय संविधान में जो लोकसभा और विधानसभा की कार्यवाही की प्रक्रिया है, कार्यवाही है, उसको न्यायिक पुनरावलोकन से क्या है? उन्मुक्ति प्रदान की गई है। लेकिन 1992 के कीहोतो होलोहान वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया कि अयोग्यता का निर्धारण करना लोकसभा अथवा विधानसभा की प्रक्रिया का पार्ट नहीं है, अपितु ऐसे समय में जो स्पीकर होते हैं वो एक अर्धन्यायिक कार्य करते हैं और अधिकरण की भूमिका में होते हैं। तो इसलिए उनके फैसले का न्यायिक पुनरावलोकन संभव है। तो दोस्तों, ये था आज का डिस्कशन लोकसभा अध्यक्ष के पद को लेकर। ध्यान रहे, यह पद इस बार अत्यंत सुर्खियों में रहने वाला है। 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चयन होना है, तो इसलिए आप इस टॉपिक पर अपनी समग्र जो सोच है, समग्र जो बिंदु हैं, उनको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए, अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहिए। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।